यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? मॉडल टेक्स्ट कन्वेंशन पढ़ रहे थे, और मॉडल टेक्स्ट कन्वेंशन में हमने कुछ आर्टिकल पढ़े थे। दैट इज द आर्टिकल नंबर 1 हो गया था, 2 हो गया था और 4 हो गया था। तो आर्टिकल नंबर 1, 2, 4 मैंने इससे पढ़ाया था। उसके बाद मैं वापस आपको उस टॉपिक पे लेके चला गया था, दैट इज द टॉपिक नंबर 6 करके, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 6 या 7 पे लेके चला गया था, दैट इज टेक्स्ट ट्रीटी का इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। तो वहां पे अपन ने कुछ कॉमन चीजें हैं वो अपन ने पढ़ी थी। अब एक चीज समझना, तो आज अपन वापस मॉडल टेक्स्ट कन्वेंशन पे जाएंगे, क्योंकि मॉडल टेक्स्ट कन्वेंशन है बड़ा ही क्रूशियल पार्ट है, क्रूशियल टॉपिक है। एक एक आर्टिकल आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि किस में क्या लिखा हुआ है करके, ठीक है। चलो, मैंने आपको क्या पढ़ाया था उसको एक बार मैं क्विकली रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं, नॉर्मली 3 मॉडल होते हैं जो मार्केट में यूज होते हैं। 3 मॉडल, एक तुम्हारा ओईसीडी मॉडल, दूसरा यूएन मॉडल और तीसरा यूएस मॉडल। ओईसीडी मॉडल है, ये डेवलप्ड कंट्रियों ने डेवलप कर रखा है। तो जो डेवलप्ड कंट्रियां है, जैसे यूएसए है, यूके है, कनाडा है, ये जब अग्रीमेंट करते हैं तो वो लोग ओईसीडी मॉडल फॉलो करते हैं। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओईसीडी, बट इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द यूएन मॉडल। यूएन का हम पार्ट है, हम यूनाइटेड नेशन के पार्ट है, बट हम लोग ओईसीडी के पार्ट नहीं है। अब एक चीज समझना, जो ओईसीडी मॉडल है ना, वो हमेशा रेसिडेंस रूल को ज्यादा तवज्जो देता है। मतलब वो ये बोलता है कि रेजिडेंट वाली कंट्री के पास ज्यादा राइट होना चाहिए, सोर्स वालों के पास राइट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री एग्रीमेंट करते हैं तो वो लोग नॉर्मली यूएन मॉडल फॉलो करते हैं, बिकॉज यूएन मॉडल क्या करता है पता है? कि सोर्स बेस्ड टैक्सेशन की बात करता है, कि अगर सोर्स किसी इस कंट्री में सिचुएटेड है तो सोर्स वाली कंट्री को भी टैक्स मिलना चाहिए। और यूएस मॉडल है वो तो अपने यूएसए का अलग ही मॉडल है, ट्रंप का, ओबामा का, उन्हीं का मॉडल है। तो वो जब भी किसी की भी कंट्री के साथ में जब अग्रीमेंट करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं? यूएस मॉडल। अब एक बात समझना, आपके सिलेबस में 2 ही मॉडल है। एक तो तुम्हारा कौन सा वाला मॉडल है? ओईसीडी, और दूसरा यूएन मॉडल। ओईसीडी एंड यूएन, ये 2 मॉडल टैक्स कन्वेंशन है जो आपके सिलेबस में है। यूएस मॉडल आपके सिलेबस में नहीं है। अब एक चीज समझना, ओईसीडी मॉडल और यूएन मॉडल क्या बोलता है समझने की कोशिश करना। इसमें टोटल, दोनों मॉडल में टोटल जो तुम्हारे चैप्टर है वो चैप्टर है 7। और अगर मैं ओईसीडी की बात करूं तो ओईसीडी में टोटल 32 आर्टिकल है और यूएन में टोटल 31 आर्टिकल है। अब एक चीज समझना, इसका सबसे पहले जो प्रियम्बल और टाइटल होता है, तो टाइटल में क्या लिखा हुआ होना चाहिए? तो मॉडल में लिखा हुआ है कि टाइटल में आप ये लिखो कि ये जो कन्वेंशन है 2 कंट्री के बीच में हो रही है, और ये कन्वेंशन किसके लिए है? फॉर द अवॉइडेंस, एलिमिनेशन ऑफ द डबल टैक्सेशन, एंड उसके साथ साथ में प्रिवेंशन ऑफ द टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। ये लिखा हुआ है प्रियम्बल में, सॉरी दैट इज टाइटल में। प्रियम्बल में फिर इन्होंने लिखा कि प्रियम्बल में आप ये लिखो कि ये जो कन्वेंशन है ये किस लिए है? डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए है। साथ साथ में ये टैक्स कन्वेंशन है वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगी टैक्स ना लगाने की। मतलब दिस कन्वेंशन इज नॉट फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ नॉन डबल टैक्सेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। या ट्रीटी शॉपिंग वगैरह है उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं देगी, ऐसा प्रियम्बल में लिखा हुआ है। उसके बाद हमने देखा आर्टिकल कवर्ड। सर आर्टिकल कवर्ड में सर कौन कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? तो सबसे पहला आर्टिकल है दैट इज द पर्सन कवर्ड। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मॉडल है, ये ट्रीटी है, ये किस पे लगेगी? तो आर्टिकल नंबर 1 बोलता है ओईसीडी एज वेल एज यूएन का, आर्टिकल नंबर 1 का पैरा नंबर 1 बोलता है कि ट्रीटी का बेनिफिट लेने के लिए आपको दोनों में से किसी एक कंट्री का या दोनों कंट्री का रेजिडेंट बनना पड़ेगा। इफ यू आर अ रेजिडेंट ऑफ आइदर वन कंट्री और बोथ द कंट्री, तभी आप पे ट्रीटी एप्लीकेबल है, अदरवाइज आप पे ट्रीटी एप्लीकेबल नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी है वो भी क्या रेजिडेंट मानी जाती है क्या? आंसर इज, कन्वेंशन के लिए जो फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी है वो भी रेजिडेंट मानी जाती है, लेकिन वो रेजिडेंट सिर्फ उसी हद तक मानी जाएगी जितने उसके पार्टनर उस कंट्री के रेजिडेंट है। तो जैसे ये एग्जांपल, इसको मैं 6-7 बार आपको बता चुका हूं कि यूके की एक कंपनी है, एक फर्म है जिसका नाम है एबीसी फर्म। एबीसी फर्म में 3 पार्टनर है, ए और बी है वो यूके के रेजिडेंट है, और जो सी है वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है। और जो एबीसी फर्म है वो फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी है, मींस डिसरिगार्डेड एंटिटी है। तो उस केस में भी वो रेजिडेंट मानी जाएगी, ट्रीटी का बेनिफिट ले सकती है, लेकिन वो ट्रीटी का बेनिफिट कितना ले सकते हैं पता है? वो उतना ही ले सकते हैं जितना मिस्टर ए और मिस्टर बी का शेयर है। तो जैसे अपने एग्जांपल में मैंने जो आपको बताया था कि टोटल 3 करोड़ का रॉयल्टी है, बट 2 करोड़ की रॉयल्टी पे वो ट्रीटी का बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 2 है वो टैक्सेस कवर्ड। आर्टिकल नंबर 2 है टैक्सेस कवर्ड। ये बोलता है कि कौन कौन से टैक्सेस कवर्ड होते हैं। तो भैया आप ट्रीटी में ही लिख लो ना, आप ट्रीटी में ही लिख लो कि कौन कौन से टैक्सेस कवर होते हैं। तो आप ट्रीटी में लिख लो, तो वो लोग ट्रीटी में लिख लेते हैं कि कौन कौन से टैक्सेस कवर्ड होते हैं। नॉर्मली टैक्सेस ऑन इनकम एंड टैक्सेस ऑन कैपिटल है वो कवर्ड होते हैं। टैक्सेस ऑन इनकम का मतलब तुम्हारा इनकम टैक्स, टैक्सेस ऑन कैपिटल का मतलब वेल्थ टैक्स होता है। तो वेल्थ टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो यहाँ पे कवर्ड होते हैं। अब एक चीज समझना आप लोग,
यहां पे इसका पैरा नंबर 2 बताता है कि भाई टैक्सेस ऑन इनकम का मतलब तुम्हारा कैपिटल गेन एंड ऑल वो भी सब चीजें आ जाएगी, सैलरी पे टैक्स है वो भी आ जाएगा, वेजेस पे टैक्स है वो भी यहां पे आ जाएगा। उसके बाद में एक और चीज समझना, इसका पैरा नंबर 3 बोलता है कि आप एक काम करो, ट्रीटी में लिख लो कि इंडिया के ये टैक्सेस कवर होंगे, सिंगापुर के ये टैक्सेस है वो कवर होंगे। उसके बाद आर्टिकल नंबर 4 में आप ये लिखो, जो पैरा नंबर 4 बेसिकली, पैरा नंबर 4 में आप ये लिखा हुआ होता है नॉर्मली कि भैया इन फ्यूचर में अगर मान लो इन एडिशन टू दिस टैक्स, मतलब इनकम टैक्स के एडिशन में और भी कोई ऐसा ही सिमिलर टैक्स आ जाता है या फिर इन प्लेस ऑफ इनकम टैक्स कोई भी टैक्स आता है तो उसको भी कंसिडर करेंगे। और एक कंट्री की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो दूसरी कंट्री की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये बताएगी, एक कंट्री की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दूसरी कंट्री की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को यह बताएगी कि हमने इन प्लेस ऑफ या इन एडिशन टू इनकम टैक्स है ये वाला टैक्स हमारे यहां पे इंपोज किया है, इंप्लीमेंट किया है, वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 3 जो है वो जनरल डेफिनेशन वाला जनरल आर्टिकल है, वो अपन बाद में देख लेंगे एक बार। आर्टिकल नंबर 4 पे मैं ले गया था आपको, और आर्टिकल नंबर 4 बात करता है रेजिडेंट की। अब एक चीज समझना, रेजिडेंट का मतलब क्या, तो रेजिडेंट का मतलब क्या, रेजिडेंट का मतलब क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि ट्रीटी का बेनिफिट सिर्फ उसी को मिलता है, कन्वेंशन का बेनिफिट, ट्रीटी का बेनिफिट, डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट सिर्फ उसी को मिलता है जो दोनों में से एक कंट्री या दोनों कंट्री का रेजिडेंट हो। तो रेजिडेंट कैसे देखेंगे, तो यहां पे इसका पैरा नंबर 1 ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन लाइबल टू पे टैक्स है, किसी भी कंट्री में पर्सन लाइबल टू पे टैक्स है, कौन सी वजह से, या तो उसके डोमिसाइल की वजह से, रेसिडेंस की वजह से, प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन की वजह से, या फिर प्लेस ऑफ मैनेजमेंट की वजह से, अगर उस कंट्री में वो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, लाइबल टू पे है उस कंट्री में, तो उसको वहां का रेजिडेंट माना जाएगा। इन सिंपल वर्ड बोल दो, आप अपने डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से रेसिडेंशियल स्टेटस निकालो और अगर आप वहां के रेजिडेंट हो तो आप उस कंट्री के रेजिडेंट माने जाओगे। अब एक और चीज समझना, आप किसी कंट्री में लाइबल टू पे टैक्स हो ओनली ड्यू टू द सोर्स, तो आप उस कंट्री के रेजिडेंट नहीं माने जाओगे। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट ये आता है कि सर अगर मान लो कोई पर्सन दो कंट्री का रेजिडेंट बन गया, कोई पर्सन जो है वो दोनों कंट्री का रेजिडेंट बन गया, सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो कौन है, इंडिविजुअल है या अदर पर्सन है। अगर इंडिविजुअल है तो उसको रेजिडेंट फिर उस कंट्री का मानेंगे, रेजिडेंट उसको उस कंट्री का मानेंगे जहां पे उसका परमानेंट होम अवेलेबल है। लेकिन अगर परमानेंट होम है वो दोनों जगह है तो उस केस में ये देखना पड़ेगा उसका इकोनॉमिक एंड पर्सनल रिलेशनशिप कहां पे क्लोजर है, उसका इकोनॉमिक एंड पर्सनल रिलेशनशिप कहां पे क्लोजर है, जहां पे उसका इकोनॉमिक एंड पर्सनल रिलेशनशिप क्लोजर है वहां का वो रेजिडेंट बन जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो इकोनॉमिक एंड पर्सनल रिलेशनशिप कहां क्लोजर है ये पता नहीं चल रहा, या फिर उसका घर कहीं पे भी नहीं है, तो वो रेजिडेंट उस कंट्री का माना जाएगा जहां पे वो हैबिचुअली अबोर्ड करता है। हैबिचुअली अबोर्ड का मतलब नॉर्मली वो कहां पे रहता है। अगर मान लो पता चलता है कि हैबिचुअली अबोर्ड वो दोनों कंट्री में करता है या कहीं नहीं करता है, तो ये देखना पड़ेगा वो नेशनल कहां का है, जहां का नेशनल है उस कंट्री का रेजिडेंट माना जाएगा। नेशनल का मतलब क्या होता है वो तुम्हारे आर्टिकल 3 में डेफिनेशन में दे रखा है। अगर मान लो वो नेशनल दोनों कंट्री का है या किसी भी कंट्री का नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि दोनों कंट्री की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगी वो आपस में मिल बैठ के डिसाइड करेगी, वो आपस में म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर से डिसाइड करेगी, वो आपस में म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर से डिसाइड करेगी कि भैया आप है वो रेजिडेंट कौन सी कंट्री के हो करके। चलो उसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि सर कंपनी के केस में वगैरह क्या होगा। चलो इंडिविजुअल को छोड़ के कोई और एसएससी है उसके केस में वो रेजिडेंट कौन सी कंट्री का माना जाएगा। तो देखो इंडिया सिंगापुर डीटीडब्ल्यूए में पहले तो ये लिखा हुआ है, इंडिया सिंगापुर डीटीडब्ल्यूए में तो ये लिखा हुआ है कि जहां पे उसका पोएम होगा ना वो उस कंट्री का रेजिडेंट मानी जाएगी, कंपनी या अदर पर्सन। लेकिन मैं बताऊं या मॉडल टैक्स कन्वेंशन में ये लिखा हुआ पहले था 2017 अमेंडमेंट से पहले, जब ये मॉडल टैक्स कन्वेंशन 2017 में अमेंड हुए उससे पहले यहां पे भी ये लिखा हुआ था कि जहां पे पोएम होगा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा, वहां की वो रेजिडेंट मानी जाएगी, कंपनी या एनी अदर पर्सन फर्म एंड ऑल दैट थिंग। लेकिन अभी इन्होंने यहां पे क्या लिख लिया पता है, यहां पे इन्होंने वो हटा दिया पोएम वगैरह, इन्होंने बोला कि अगर मान लो कोई भी अदर पर्सन है अदर देन इंडिविजुअल, तो उस केस में वो रेजिडेंट उस कंट्री का माना जाएगा जो आपस में मिलकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी, केस टू केस डिसाइड करेंगे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी केस टू केस डिसाइड करेगी कि आप रेजिडेंट कौन सी कंट्री के हो, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी उसके हिसाब से आप रेजिडेंट है वो माने जाओगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, डन, इतना हो गया था अपना। आज हम चालू करेंगे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, दैट इज आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 की बात करेंगे और आर्टिकल नंबर 5 में हम सीखेंगे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। अब एक चीज समझना, ये आर्टिकल नंबर 5 की जरूरत क्यों पड़ती है मैं बताऊं आपको। आर्टिकल नंबर 5 की सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है ना वो आर्टिकल नंबर 7 के लिए पड़ती है। आर्टिकल नंबर 7 होता है पीजीबीपी का इनकम, या जिसको ये लोग बोलते हैं बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम
क्योंकि आर्टिकल नंबर 7 क्या बोलता है कि बिजनेस की इनकम है ना, वो हमेशा रेजिडेंट वाली कंट्री में टैक्सेबल होगी, लेकिन सोर्स वाली कंट्री में टैक्सेबल तब होगी जब अगर पोयम सोर्स वाली कंट्री में है, अदरवाइज सोर्स वाली कंट्री में टैक्सेबल नहीं होगी। तो एक एग्जांपल लेता हूं, एक बात बताओ मेरे को, सिंपल सी चीज समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो मेरा कंपनी है जिसका नाम है बीबी प्राइवेट लिमिटेड। तो बीबी प्राइवेट लिमिटेड जो है, उसका बीबी प्राइवेट लिमिटेड का क्या हो रहा है, जो बिजनेस का इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल होता है, बिकॉज मैं रेजिडेंट हूं इंडिया का, और वो कंपनी रेजिडेंट है तो इंडिया में टैक्सेबल होगा। अब एक चीज समझना, अगर बीबी प्राइवेट लिमिटेड का नेपाल में ऑफिस है, नेपाल में ऑफिस है, और वहां पे भी हम पेन ड्राइव बुक्स वगैरह बेचते हैं, नेपाल में हमारा ऑफिस है, तो एक चीज समझना, नेपाल में हमारा ऑफिस का होना मतलब वहां पे पी हो गया। तो अगर पी सोर्स वाले स्टेट में है तो नेपाल भी इस पे टैक्स लेगा, अदरवाइज नेपाल उस पे टैक्स नहीं लेगा। मैंने आपको बताया था बिजनेस विद फॉरेन कंट्री एंड बिजनेस इन फॉरेन कंट्री। तो देखो, सोर्स स्टेट में टैक्स आपको तभी लगेगा बिजनेस की इनकम पे जब आपके सोर्स स्टेट में क्या है, पी है, क्या है, पी है, अदरवाइज नहीं लगेगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, एक फॉरेन का कंपनी है फेसबुक, जैसे मैं फेसबुक की बात कर रहा हूं, बार बार गूगल की बात कर रहा हूं, तो गूगल और फेसबुक को इंडिया में अगर उनका पी है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो इंडिया में टैक्स लगेगा, अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। और मैं आपको बता चुका हूं फेसबुक का इंडिया में पी नहीं है करके, ठीक है, तो इंडिया में टैक्स नहीं लगता, इसीलिए तो हमने उनके लिए इक्वलाइजेशन लेवी लाया था कि चलो इनके लिए इक्वलाइजेशन लेवी है वो लगा दो करके, ठीक है। तो हमको पी की जरूरत क्यों पड़ती है, उसके लिए आप एक बार आर्टिकल नंबर 7 पे आओ, सब लोग आर्टिकल नंबर 7 पे आओ एक बार, दैट इज द बिजनेस इनकम। और आर्टिकल नंबर 7 जो है उसका पैरा नंबर 1 एक बार मेरे को रीड करके बताओ आप क्या लिखा हुआ है पैरा नंबर 1 में। आर्टिकल नंबर 7 का पैरा नंबर 1, आर्टिकल नंबर 7 का पैरा नंबर 1, देखो क्या लिखा हुआ है पैरा नंबर 1 में। आर्टिकल नंबर 7 का पैरा नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑफ एन एंटरप्राइज, मतलब कोई भी एंटरप्राइज है, जैसे बीबी प्राइवेट लिमिटेड है, अगर मैं इंडिविजुअल है तो बीबी है, दैट इज द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज में कोई भी आ सकता है। प्रॉफिट ऑफ एन एंटरप्राइज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मींस एक एंटरप्राइज जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का है, मींस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का रेजिडेंट है, जैसे मैं बीबी लिमिटेड इंडिया की रेजिडेंट है, फेसबुक लिमिटेड यूएसए का रेजिडेंट है करके, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ एन एंटरप्राइज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट शैल बी टैक्सेबल ओनली इन द दैट स्टेट, मतलब उसी स्टेट में टैक्सेबल होगा जहां का वो रेजिडेंट है। तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का कोई एंटरप्राइज है तो उस पर टैक्स उसी स्टेट में लगेगा, उसी कंट्री में लगेगा जहां का वो रेजिडेंट है। जैसे बीबी लिमिटेड है, उसकी इनकम पे टैक्स कौन से, पीजीबीपी की इनकम पे टैक्स इंडिया में लगेगा। जो भी फेसबुक आईएनसी है उसकी पीजीबीपी की इनकम पे टैक्स कहां लगेगा, यूएसए में लगेगा, लेकिन अनलेस दूसरी कंट्री में लग सकता है, कब, देन enterprise carrying on business in the other contracting state through a permanent establishment situated therein। दूसरी कंट्री में आपका पीजीबीपी की इनकम पे टैक्स तभी लगेगा जब आपका दूसरी कंट्री में क्या है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। अगर ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो ही दूसरी कंट्री में टैक्स लगेगा, अदरवाइज आपको दूसरी कंट्री में टैक्स नहीं लगेगा। यहां आर्टिकल 7 के लिए बड़ी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आर्टिकल 7 यही बोलता है कि बिजनेस का इनकम हमेशा रेसिडेंस वाली कंट्री में टैक्स लगेगा, लेकिन सोर्स वाली कंट्री में टैक्स तब लगेगा जब आपका सोर्स वाली कंट्री में क्या है, पी है। और आज हम लेक्चर में पढ़ेंगे पी का मतलब, सर पी कब बनता है, कब बोलेंगे ये पी है। जैसे अपन ने इनकम टैक्स में एक जगह पढ़ा था सेक्शन 9 में बिजनेस कनेक्शन, और वो बिजनेस कनेक्शन में क्या पढ़ा था कि अगर नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई एजेंट है, कोई पर्सन है जो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे हैबिचुअली ऑर्डर कंक्लूड करता है एंड ऑल दैट थिंग, याद आया, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, ऑर्डर सिक्योर करता है मेनली और होनली फॉर नॉन रेजिडेंट एंड ऑल दैट थिंग, वो सब चीजें हमने पढ़ी थी। तो वैसा ही कुछ कंसेप्ट आएगा आपका पीई में। देखो जितने भी डीटी डबल एस बनते हैं ना, वहां पे पी की डेफिनेशन आती है, वहां पे पी कंसेप्ट आता है। और जब डीटी डबल ए नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, बिजनेस कनेक्शन कंसेप्ट देखते हैं। लेकिन मैं आपको एक वर्ड में बता दूं कि बिजनेस कनेक्शन है ना, वो बहुत वाइडर होता है एज कंपेयर टू पी। पी बड़ा छोटू सा चीज है, लेकिन बिजनेस कनेक्शन है, वो बिजनेस कनेक्शन बहुत बड़ा वाइडर टर्म होता है। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है
कि किसी कंपनी का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन हो सकता है बट पी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बिजनेस कनेक्शन है बट पी नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं और अपन समझने की कोशिश करते हैं ये पी होता क्या है बेसिकली। तो एक काम करता हूं, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल से बता देता हूं। मैं आपको सिंगापुर ट्रीटी की मैं बार बार बात कर रहा हूं। मैं सिंगापुर ट्रीटी को साथ साथ में पढ़ाते पढ़ाते आपको ये चीजें बताते जाऊंगा। तो मैं सिंगापुर ट्रीटी पे जाता हूं। सिंगापुर ट्रीटी में पी की क्या डेफिनेशन दे रखी है? तो जो इंडिया सिंगापुर ट्रीटी साइन हुई, अगर मैं उसमें बात करूं, आप भी ये सिंगापुर ट्रीटी है वो गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, अपने साथ में रख सकते हो प्रिंट निकाल के, जिससे कि आपको पता रहेगा कि ये लाइव ट्रीटी है, ऐसी ऐसी 100 ट्रीटी है करके इंडिया की। तो देखो, अगर मैं सिंगापुर ट्रीटी में जाता हूं आर्टिकल नंबर 5 पे, और सिंगापुर ट्रीटी का आर्टिकल नंबर 5 क्या बोलता है समझना। आर्टिकल नंबर 5 बोलता है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। और ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसका आर्टिकल नंबर 7 क्या बोलेगा? इसी का अगर मैं आर्टिकल नंबर 7 की बात करूं, बिजनेस इनकम, और बिजनेस इनकम का अगर मैं पैरा नंबर 1 पढ़ूं तो देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रॉफिट ऑफ एंटरप्राइज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। मींस अगर कोई सिंगापुर का एंटरप्राइज है या इंडिया का एंटरप्राइज है, शैल बी टैक्सेबल ओनली इन दैट स्टेट, मतलब उसी स्टेट में टैक्सेबल होगा। इंडिया का एंटरप्राइज है, उसकी पीजीबीपी की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा। सिंगापुर का एंटरप्राइज है, उसकी इनकम है वो सिंगापुर में टैक्सेबल। एंटरप्राइज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मींस रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री, यू कैन से दैट। द अनलेस enterprise carrying on business in the other contracting state through a permanent establishment situated therein। अदर स्टेट में आपको टैक्स तभी लगेगा बिजनेस की इनकम पे जब दूसरी कंट्री में आपका क्या है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। If the enterprise carrying on business as aforesaid, the profit of enterprise may be taxed in other state, but only so much of them as directly or indirectly attributed to the that permanent establishment। मतलब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की वजह से अगर जो प्रॉफिट होता है तो दूसरी कंट्री में टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और अब अपन सीखने जा रहे हैं परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो एक बात बताओ मुझे, मैं अगर बात करूं यहां पे, मैं इंडिया को लेता हूं। चलो इंडिया का एक एंटरप्राइज है जिसका नाम है अदानी लिमिटेड। अदानी लिमिटेड, तो अदानी लिमिटेड का जो पीजीबीपी का इनकम होगा उस पे कौन टैक्स लेगा? मैं बताऊं, हमेशा इंडिया टैक्स लेगा, क्योंकि इंडिया इज अ रेजिडेंट कंट्री, इंडिया टैक्स लेगा। लेकिन एक चीज समझना, अदानी का वहां पे सोर्स स्टेट, मान लो अदानी को सिंगापुर से इनकम होती है तो भी टैक्स इंडिया लेगा। लेकिन एक चीज समझना, सिंगापुर में अगर अदानी का पी बन गया तो सिंगापुर भी टैक्स लेगा। जो पी की इनकम होती है उस पे सिंगापुर है, वो सिंगापुर भी टैक्स लेगा, इंडिया भी टैक्स लेगा, बट इंडिया उसको फिर क्रेडिट दे देगा एंड ऑल दैट थिंग। मतलब एक चीज समझना, मैं बोलूं बिजनेस का प्रॉफिट कौन सी कंट्री में टैक्सेबल होता है? रेजिडेंट कंट्री में। बोलो रेजिडेंट कंट्री में बिजनेस का प्रॉफिट हमेशा रेजिडेंट कंट्री में टैक्सेबल होता है, लेकिन सोर्स कंट्री में भी टैक्सेबल हो सकता है। सोर्स कंट्री में टैक्सेबल तभी होगा, सोर्स कंट्री में है वो टैक्सेबल तभी होगा जब सोर्स कंट्री में आपका क्या है, पी है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज टैक्सेबल सोर्स कंट्री में नहीं होगा। अब एक चीज समझना, हम इसको एक काम करेंगे, पूरे पी कंसेप्ट को एक कंपनी का एग्जांपल लेके अपन बार बार उसी कंपनी का नाम लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पढ़ते टाइम आप कोई भी कंपनी, फॉरेन की कंपनी का नाम बना दो ऐसे ही। जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है ओबामा आईएनसी, और ये ओबामा आईएनसी है, ये मान लो यूएसए बेस्ड कंपनी है, और इसको इंडिया से इनकम होती है तो इंडिया में टैक्स तभी लगेगा। इंडिया जो है वो इंडिया टैक्स तभी लेता है जब इंडिया में उसका क्या है, पी है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, अदरवाइज नहीं लेगा। पी बोलते किसको है? चलो सिंगापुर डीटीडब्ल्यूए को एनालाइज करते हैं। अगर मैं सिंगापुर इंडिया का डीटीडब्ल्यूए पढ़ता हूं और पी का डेफिनेशन पैरा नंबर 1 क्या बोलता है, देखो, फॉर द पर्पस ऑफ दिस अग्रीमेंट, ये अग्रीमेंट के लिए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मींस, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पी मींस अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए थ्रू विच द बिजनेस ऑफ एंटरप्राइज इज होली और पार्टली कैरिड ऑन। मींस किसी दूसरी कंट्री में आपका एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए जिसके थ्रू आपका बिजनेस होली और पार्टली कैरिड ऑन होता है, तो वो आपका पी बन जाएगा। जैसे ओबामा आईएनसी यूएसए का कंपनी है,
और ओबामा आईएनसी ने क्या किया, मुंबई में उन्होंने अपना एक ऑफिस स्टार्ट कर दिया। मुंबई में उन्होंने अपना एक ऑफिस स्टार्ट कर दिया और उसके थ्रू वो अपना बिजनेस है वो होली और पार्टली कैरिड ऑन करते हैं। तो वो किसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, पी की डेफिनेशन में आ जाएगा। वो किसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, पी की डेफिनेशन में आ जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, तो चलो बड़ा सिंपल है। आर्टिकल नंबर 5 का पैरा नंबर 1 कि पी का मतलब होता है फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। पहली चीज तो एक फिक्स प्लेस होना चाहिए बिजनेस का, और जिसके थ्रू आपका एंटरप्राइज का होली और पार्टली बिजनेस कंडक्ट होता है, तो उसको हम पी की डेफिनेशन में ले लेंगे। एक काम करते हैं, आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल क्या बोलता है? तुम्हारा जो मॉडल टैक्स कन्वेंशन का आर्टिकल दे रखा है वो आर्टिकल क्या बोलता है, और आर्टिकल का पैरा नंबर 1 पढ़ते हैं। सेम ऐसा ही लिखा हुआ है जैसा अपन ने अभी कहां पे पढ़ा, इंडिया सिंगापुर DTAA में। समझना, हाँ समझना, चीजों को आराम से समझेंगे। आज मोस्टली पूरा एक ही आर्टिकल होगा 3 घंटे में, बाकी कुछ नहीं होगा, सिर्फ मैं पी के आर्टिकल पे ही रहूंगा आज। देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस कन्वेंशन, मीन्स इस कन्वेंशन के लिए, द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मीन्स फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। फिक्स प्लेस होना चाहिए मीन्स कुछ ना कुछ उस बिजनेस का परमानेंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ फिक्स प्लेस होना चाहिए। एंड थ्रू विच द बिजनेस ऑफ एंटरप्राइज इज होली और पार्टली कैरिड ऑन, और उसके थ्रू बिजनेस है वो होली और पार्टली कैरिड ऑन होता है। अब एक चीज समझना, यहां पे इसको इसी अगर चीज को एनालाइज करें तो फिक्स प्लेस होना चाहिए करके, पहली चीज तो एंटरप्राइज होनी चाहिए। एंटरप्राइज का मतलब क्या हो सकता है? एंटरप्राइज का मतलब है, उसकी डेफिनेशन आपको आर्टिकल नंबर 3 में दे रखी है। दूसरी चीज उसका बिजनेस होना चाहिए करके, ठीक है, वहां पे प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और उस प्लेस ऑफ बिजनेस के थ्रू आपका बिजनेस है वो होली और पार्टली है वो कैरिड ऑन होना चाहिए। तो देखो क्या लिखा हुआ है नोट्स में आओ। सबसे पहले आर्टिकल 5(1) स्टेट्स अ बेसिक रूल, ये एक बेसिक रूल बताता है फॉर पी, एंड एक्सप्रेसेस द प्राइमरी मीनिंग ऑफ द पी। क्या मीनिंग पी का मतलब क्या होता है? द डेफिनेशन ऑफ पी इन आर्टिकल 5 डज नॉट यूज द क्वालिफाइंग वर्ड अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज। ऐसा नहीं लिखा हुआ इसमें कि अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज, मतलब यहां पे ये तो होना ही चाहिए, ये जो पहला वाला पार्ट है वो तो होना ही चाहिए करके, ठीक है। अनलेस अनलेस यहां पे अनलेस कंटेक्स्ट द अदरवाइज ऐसा नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो होना ही चाहिए करके, दिस इज द प्राइमरी कंडीशन, ये तो होना ही चाहिए करके, ठीक है। As such as definition need to be followed in the all cases unless specifically excluded। मतलब यहां जितने भी अपन पैरा पढ़ेंगे, जैसा पैरा 2 पढ़ेंगे, पैरा 3, 4, 5, 6, 7 जो भी अपन पैरा पढ़ेंगे, उसमें ध्यान रखना पैरा 1 तो होना ही चाहिए, पैरा 1 तो होना ही चाहिए, दैट इज द मैंडेटरी कंडीशन। पैराग्राफ 1 क्या बोलता है? पैराग्राफ 1 ये बोलता है कि P exist if the following conditions are satisfied cumulatively। ये सारी कंडीशन है वो cumulatively साथ में satisfied होनी चाहिए। क्या क्या? सबसे पहला there is a enterprise, पहली चीज एंटरप्राइज होनी चाहिए। दूसरी चीज such enterprise is carrying on the business, वो एंटरप्राइज बिजनेस कर रही है। एंड देयर इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, एंड सच प्लेस ऑफ बिजनेस इज एट डिस्पोजल ऑफ एंटरप्राइज। अब एक बात समझना, यहां डिस्पोजल ऑफ द एंटरप्राइज, यहां डिस्पोजल का मतलब वो फेंकने से नहीं होता करके, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ द एंटरप्राइज का मतलब अवेलेबल फॉर द एंटरप्राइज होता है। अवेलेबल, डिस्पोजल मतलब अवेलेबल, आपको यूज करने के लिए मिलता है, आपके पास राइट होना चाहिए उस प्लेस का। मे बी वो प्रीमाइसेस ओन हो सकता है, रेंटेड हो सकता है, बट मस्ट बी वन विच द एंटरप्राइज हैज अ इफेक्टिव पावर टू यूज, उसके पास वो इफेक्टिव पावर टू यूज होना चाहिए। एंड द प्लेस ऑफ बिजनेस इज फिक्स होना चाहिए, दैट इट मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड एट द डिस्टिंक्ट प्लेस विद द सर्टेन डिग्री ऑफ द परमानेंस। उसमें कुछ ना कुछ परमानेंस है वो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज यहाँ पे कल वहां पे परसों वहां पे, वैसा नहीं होना चाहिए, उसमें परमानेंस होना चाहिए। And the business of enterprise is carried on wholly or partly through this fixed place of business. A P does not exist unless all the aforesaid conditions are satisfied. तो एक एंटरप्राइज है किसी एक कंट्री की, और उसका दूसरी कंट्री में बिजनेस का इनकम होता है, तो दूसरी कंट्री में टैक्स तभी लग सकता है जब दूसरी कंट्री में उसका पीई है। सर पीई का मतलब क्या होता है? तो पीई का जो मतलब है उसका पैरा नंबर 1 है वो बड़ा ही सिंपल है, और पैरा नंबर 1 क्या बोलता है पता है? कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मींस
किसी भी एंटरप्राइज के लिए दूसरी कंट्री में प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए और जिसके थ्रू एंटरप्राइज का फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, जिसके थ्रू होली और पार्टली जो है वो बिजनेस वहां से कंडक्ट होता है, कैरिड ऑन होता है, वो होना चाहिए। अब यहां पे इसकी कमेंट्री की बात करूं तो क्या क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन एंटरप्राइज होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन उसका बिजनेस होना चाहिए, तीसरी कंडीशन प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, चौथी कंडीशन वो प्लेस उसके डिस्पोजल के लिए अवेलेबल होना चाहिए, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस के। डिस्पोजल ऑफ बिजनेस का मतलब यहां होता है कि आपका उस पर कंट्रोल होना चाहिए, आपका उस पर कंट्रोल होना चाहिए। जब मर्जी हो जब आप वहां जा सकते हो, वहां से निकल सकते हो, मीन्स आपको वहां यूज करने का उस प्लेस को राइट होना चाहिए एंड आपका वहां पे वो परमानेंस, डिग्री ऑफ परमानेंस होना चाहिए, फिक्स प्लेस होना चाहिए। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपका पी बन जाएगा। अब एक चीज समझना, अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे पी बनेगा या नहीं बनेगा। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इधर देखो सब लोग। एक कंपनी है जिसका नाम है ओबामा आईएनसी, और ये ओबामा आईएनसी यूएसए का कंपनी है। इन्होंने इंडिया में क्या किया, अपना एक शोरूम चालू कर दिया, शोरूम चालू कर दिया इंडिया में, मुंबई में। मुंबई में इन्होंने एक शोरूम चालू किया और वो शोरूम जो है, वो शोरूम के थ्रू ये बिजनेस कर रहे हैं। वहां पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लोग आते हैं और उनको प्रोडक्ट बेचते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं। तो इन्होंने अपना शोरूम खोल दिया, या मैं ये बोल सकता हूं कि इंडिया में इन्होंने ये ब्रांच खोल दी। तो आप ही बताओ ये पीई की डेफिनेशन में आ जाएगा या नहीं? आंसर इज यस, ये पीई की डेफिनेशन में आ जाएगा, ये इंडिया में पीई बन जाएगा। अब आप मुझे बोलोगे कि सर ब्रांच खोली तो पीई बन जाएगा, आंसर इज यस, क्योंकि यहां पे आर्टिकल नंबर 5 का जो पैरा नंबर 1 क्या बोलता था, पैरा नंबर 1 बोलता है एक एंटरप्राइज है। एंटरप्राइज कौन सा है? ऑब्वियसली ओबामा आईएनसी इज एंटरप्राइज। उसने क्या किया, एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, मींस इंडिया में जो शोरूम खोल रहे हैं दैट शोरूम इज अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, और जिसके थ्रू ये अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं होली और पार्टली, तो उस केस में ये पी बन जाएगा। और इस शोरूम से जितना भी इनकम होगा, वो शोरूम से जितना भी इनकम होगा उस पे इंडिया है, वो इंडिया को भी टैक्सिंग राइट मिल जाएगा, बिकॉज इंडिया में क्या बन गया, पी बन गया। अब एक और चीज समझना आप लोग। सर एक बात बताओ, जैसे आपने शोरूम का एग्जांपल लिया वैसे ही ब्रांच है, वो ब्रांच खोल दिया तो ब्रांच भी पी की डेफिनेशन में आ जाएगा। और यहां पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 5 के पैरा नंबर 2 में। और पैरा नंबर 2 क्या बोलता है समझना। पैरा नंबर 2 बोलता है कि द टर्म परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड स्पेशली, उसमें से क्या क्या चीजें स्पेशली उन्होंने इंक्लूड की है। एक बात बताओ, यहां इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब ये एग्जॉस्टिव नहीं है, आप जो चाहे वो लिख सकते हो। इन्होंने बोला कि ये है, ये एक एग्जांपल्स है करके, ठीक है। इट इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन, इट इज नॉट अ एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, तो यू कैन से दैट इट इज अ इलस्ट्रेटिव डेफिनेशन। अब एक चीज समझना, इन्होंने बोला कि पी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होते हैं। इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूड्स अ प्लेस ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है, अब ब्रांच हो सकती है, ऑफिस हो सकती है, फैक्ट्री हो सकता है, वर्कशॉप हो सकता है, या फिर माइंस हो सकती है, ऑयल और गैस वेल हो सकता है, क्वेरी और एनी अदर प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जो माइंस है वो माइंस भी तुम्हारे पीई की डेफिनेशन में आ जाएगी। तो इन्होंने यहां पे स्पेशली कुछ है वो इंक्लूड किया हुआ है कि जैसे एक ब्रांच खोलना, एक प्लेस ऑफ मैनेजमेंट है, या फिर ऑफिस है, फैक्ट्री है, वर्कशॉप है, ये तुम्हारे पीई की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब आगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है नोट्स में, देखो बेटा। The 5 to provide a list of specific inclusion which may constitute P, that is an office, workshop, place of management, etc. etc. The common thread in all this example is that an enterprise can carry on business in source state through this establishment. Since Article 5.2 only provide a list of inclusion, accordingly, what is not included in 5.2 is not automatically excluded from 5.1. ऐसा नहीं माना जाएगा कि जो चीज 5.2 में इंक्लूड नहीं है वो 5.1 से एक्सक्लूड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। 5.1 है वो बहुत बड़ी बात कर देता है कि अगर मान लो दूसरी कंट्री में आपका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है जो आपके बिजनेस के डिस्पोजल के लिए अवेलेबल है, तो वो तुम्हारे पीई की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक बात समझते हैं, इधर देखो बेटा, एक बात समझते हैं, इधर देखना सब लोग, इधर देखो।
जैसे मैं बात करता हूं, एक यूएसए का कंपनी है, एक यूएसए का कंपनी है जिसका नाम है, यूएसए का या यूके का कंपनी है, बेसिकली एक यूके का कंपनी है जिसका नाम है यूयूएल, दैट इज यूनिलीवर, यूके यूनिलीवर लिमिटेड, जो वहां का पेरेंट कंपनी है यूएसए का। ये एक अलग कंपनी है। इनका इंडिया में एक सब्सिडरी कंपनी है, दैट इज एचयूएल। अब एक बात समझना, इंडिया में एचयूएल जो है वो सब्सिडरी कंपनी है, तो इंडिया वाली कंपनी है वो सबको हो गई, और यूके वाली कंपनी है वो एच को हो गई, होल्डिंग कंपनी, इंडिया की सब्सिडरी कंपनी। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में सब्सिडरी कंपनी का होना क्या इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बन जाएगा? क्या ये पी है ऐसा माना जाएगा? आंसर इज नो। देखो, सब्सिडरी कंपनी का होना इज नॉट अ पी। यहां पे जो एचयूएल है वो एचयूएल कोई बिजनेस उस यूयूएल के लिए नहीं कर रही, वो खुद के लिए कर रही है। एचयूएल एक डिफरेंट एंटिटी है, डिफरेंट एंटरप्राइज है, यूयूएल एक डिफरेंट एंटरप्राइज है। तो होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी होना कोई ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में नहीं आता। ये पी नहीं है करके आप ये नहीं बोल सकते कि यूनिलीवर का काम है वो एचयूएल कर रही है। एचयूएल एक अलग एंटिटी है, यूयूएल एक अलग एंटिटी है। तो अगर मान लो सब्सिडरी कंपनी किसी कंट्री में होना इज नॉट ट्रीटेड एज अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। लेकिन एक चीज समझना आप लोग, अब हुआ क्या, जो एचयूएल का बिल्डिंग है, एचयूएल की बिल्डिंग में इन्होंने क्या किया, एक मान लो 10x10 का एक रूम जो है ऑफिस, वो रूम ऑफिस दे दिया किसको पता है? यूयूएल वालों को। और यूयूएल वाले वहां पे 2-3 एम्प्लॉय बिठा दिए, जो यूके का कंपनी था उन्होंने वहां एम्प्लॉय बिठा दिए, और वहां वो 10x10 के ऑफिस में वो यूयूएल का बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं इंडिया में। तो क्वेश्चन आता है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बन जाएगा या नहीं? आंसर इज यस, तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बन जाएगा। तो मैंने आपको यहां पे 2-3 चीजें बताई। पहली चीज ये कि किसी भी कंट्री में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट तब बनेगा जब वहां पे एंटरप्राइज का एक प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और वो परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, वो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, डिग्री ऑफ परमानेंस होनी चाहिए, और उसके थ्रू वहां से बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, तो उस केस में वो पीई की डेफिनेशन में आ जाएगा। देखो, होल्डिंग सब्सिडरी का होना इज नेवर बी ट्रीटेड एज द पीई। एक फॉरेन का यूनिलीवर कंपनी है, इंडिया में एचयूएल कंपनी है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि इंडिया में उसका पीई है, ऐसा नहीं बोलेंगे और यूयूएल के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एचयूएल इज अ डिफरेंट कंपनी, यूयूएल इज अ डिफरेंट कंपनी, दोनों डिफरेंट कंपनी है। होल्डिंग सब्सिडरी का होना इज नॉट अ पीई। लेकिन सब्सिडरी कंपनी के वहां पे उनको एक 10x10 का ऑफिस मिल जाता है, और वो ऑफिस में अगर वो काम कर रहे हैं तो क्या पी बन जाएगा या नहीं? आंसर इज यस, तो पी बन जाएगा। अगर वहां पे यूनिलीवर का काम हो रहा है, यूनिलीवर का बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, तो उस केस में पी बन जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इधर देखो बेटा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक यूएसए का कंपनी है जिसका नाम है ओबामा आईएनसी। उन्होंने क्या किया, यूएसए का कंपनी है ओबामा आईएनसी, मुंबई में इन्होंने एक जगह ली, और मुंबई में इन्होंने जगह खुद की नहीं ली, रेंट पे ली। तो रेंट पे ली तो भी पीई बन जाती है? आंसर इज यस, रेंट पे ली तो भी पीई बन जाती है। अब एक बात बताओ, आपको पता रहेगा एक वी वर्क करके संस्था है, एक कंपनी है वी वर्क करके, जो आपको एक कैबिन प्रोवाइड करता है, या आपको एक टेबल प्रोवाइड करता है। अगर आपको चाहिए 15 दिन के लिए तो आप 15 दिन के लिए ले सकते हो, आपको 20 दिन के लिए चाहिए तो आप 20 दिन के लिए ले सकते हो। तो उन्होंने क्या किया कि जो ओबामा आईएनसी यूएसए का कंपनी है, उन्होंने मुंबई में जो वी वर्क है, वो वी वर्क के ऑफिस के स्पेसेस होते हैं, उन्होंने यहां पे स्पेस ले लिया, मान लो 2 मंथ के लिए। तो 2 मंथ के लिए स्पेस ले लिया, और वहां से ये लोग क्या करते हैं, ओबामा आईएनसी का बिजनेस कंडक्ट करते हैं। तो क्या ये पी बन जाएगा या नहीं? आंसर इज यस, ये पी की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं परमानेंस होना चाहिए, बट परमानेंस की कोई डेफिनेशन नहीं है कि परमानेंस कितने दिन के लिए होना चाहिए। यहां पे फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस तो है ही है, बिकॉज वी वर्क का जो ऑफिस है उन्होंने स्पेस ले लिया वहां पे, और 2 मंथ के लिए स्पेस लिया, तो भी वो तुम्हारे पी की डेफिनेशन में आ जाएगा, तो भी वो तुम्हारे पी की डेफिनेशन में आ जाएगा। एक काम करते हैं, ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी इसको एक बार और तोड़ते हैं, और उसके बाद में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस लॉ पे लेके चलता हूं। देखो,
आर्टिकल 5(1) states a basic rule for PE, express primary meaning of PE. The definition of PE does not use the qualifying word unless the context otherwise require. मतलब ये तो होना ही चाहिए हर जगह करके, ठीक है। As such as definition need to be followed in all cases unless specifically excluded. आर्टिकल नंबर 5(1) क्या बोलता है? PE exists if following conditions are satisfied. एक साथ में सब लोग, एंटरप्राइज होना चाहिए, सच एंटरप्राइज इज कैरिंग ऑन बिजनेस, वो बिजनेस करनी चाहिए, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, एंड सच प्लेस ऑफ बिजनेस इज एट द डिस्पोजल ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज के डिस्पोजल के लिए अवेलेबल होना चाहिए, उनको उस प्लेस का एक्सेस होना चाहिए, वो प्लेस अवेलेबल होना चाहिए, जब भी वो चाहे तब वो वहां पे जा सकते हैं। जैसे वीवर्क का स्पेस उन्होंने ले लिया तो जब भी वो चाहे वहां पे जा सकते हैं वीवर्क के ऑफिस में, और वीवर्क वहां जाके वो काम कर सकते हैं, वहां क्लाइंट से मीटिंग कर सकते हैं एंड ऑल दैट थिंग। सो दैट प्लेस इज ऑफ बिजनेस ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द एंटरप्राइज के पास होना चाहिए। ये मे बी ओन हो सकता है, रेंटेड हो सकता है, बट मस्ट बी वन विच इज एंटरप्राइज हैज इफेक्टिव पावर टू यूज, एंटरप्राइज के पास यूज का पावर होना चाहिए। The place of business is fixed, that is, it must be established a distinct place with a certain degree of permanence. वो परमानेंट होना चाहिए, मतलब फिक्स प्लेस होना चाहिए। अब आप मुझे बोलोगे कि सर आपने तो अभी थोड़ी देर पहले बोला कि 2 महीने के लिए वीवर्क का ऑफिस लिया, और 2 महीने के लिए हो सकता है वो कंपनी जो है ओबामा आईएनसी हर साल 2 महीने के लिए अपने एम्प्लॉय को यहाँ भेजती है, और 2 महीने में वहां ऑर्डर वगैरह लेते हैं, डिलीवरी करते हैं, 2 महीने के लिए बिजनेस करती है, तो क्या भी ये परमानेंस में आ जाएगा? आंसर इज यस, ये परमानेंस में आ जाएगा। इसका एक जीता जागता उदाहरण दे दूं, अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जहां पे साल में सिर्फ 3 दिन के लिए अगर वो ऑफिस था, 3 दिन के लिए वो जगह ली थी, तो भी पीई बन गया था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक केस लॉ है, इस केस लॉ के बारे में मैं आपके साथ में जिक्र कर दूं। तो देखो यहां पे केस लॉ इन्होंने कोई स्पेसिफिकली इंक्लूड किए नहीं है इंस्टीट्यूट ने, बट हो सकता है कि केस लॉ के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ो तो आपको अभी जो मैं बता रहा हूं ये चीजें थोड़ी याद रखना, कभी अगर कुछ पूछ लिया उसमें से, तो अभी तक पूछा तो है नहीं ऐसे केस लॉ से, बट तो भी आप ध्यान रखना। देखो अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो 2 मिनट में ये कंप्लीट कर सकता हूँ कि पीई जो है फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, जिसके थ्रू है वो बिजनेस कैरिड ऑन होना चाहिए करके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पीई। बट ऐसा नहीं है, रुको आप, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक केस लॉ के बारे में बात कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। जो मैं यहां लिखता हूं आपको चाहिए तो आप कहीं पे भी ऐसा नोट डाउन भी साथ में बुक के साथ में कर सकते हो। एक फॉरेन का कंपनी है जिसका नाम है, दैट इज कंपनी का नाम है फॉर्मूला 1 करके, नाम सुना आपने? फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप लिमिटेड, एक FOWC करके, ये एक फॉरेन का कंपनी है, फॉरेन का कंपनी है जिसका नाम है FOWC। FOWC दैट इज फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप लिमिटेड करके कंपनी का नाम है। वो कंपनी जो है उसने क्या किया पता है? इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है JP, दैट इज JP स्पोर्ट्स करके, और JP स्पोर्ट्स के साथ उन्होंने अग्रीमेंट किया, और अग्रीमेंट ये किया कि JP स्पोर्ट्स है वो इंडिया में F1 को होस्ट करेगा। क्या करेगा? होस्ट करेगा, उसको प्रमोट करेगा, इंडिया में प्रमोट करेगा, और वो जो भी बैनर वगैरह लगाएगा वो F1 के लगाएगा, फॉर्मूला 1 के। इंडिया में फॉर्मूला 1 होने वाला है, हुआ था आपको पता है, दिल्ली में हुआ था शायद, आई थिंक, तो दिल्ली या दिल्ली के आसपास कहीं पे फॉर्मूला 1 हुआ था। अब ये JP जो है वो इंडिया में प्रमोट करेगा, उसको लाइक होस्ट करेगा, और उसके साथ साथ में जो ट्रेडमार्क वगैरह है वो यूज करेगा, किसका? फॉर्मूला 1 का। जो फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जो FOWC कंपनी है फॉरेन का, उसका जो ट्रेडमार्क है, लोगो वगैरह है, वो लोग यूज करेंगे। अब एक चीज समझना, ये जो है अग्रीमेंट बना इन दोनों के बीच में, वो अग्रीमेंट बना 5 साल के लिए, और 5 इयर्स का अग्रीमेंट बना के 5 साल तक ये इवेंट इंडिया में हम ऑर्गेनाइज करेंगे। और इंडिया में हम ये इवेंट है वो कितने दिन के लिए ऑर्गेनाइज होगा? सिर्फ 3 दिन के लिए, 3 डेज के लिए ये ऑर्गेनाइज होगा। और इंडिया में जो भी सर्किट रहेगा ना, सर्किट का मतलब होता है जहां रेसिंग ट्रैक अपन बोलते हैं उसको, अपन उसको रेसिंग ट्रैक भी बोल सकते हैं। रेसिंग ट्रैक जो होता है या सर्किट जो होता है, वो सर्किट है वो 3 डेज के लिए यूज करेगा। कौन यूज करेगा? फॉर्मूला 1। जो फॉर्मूला 1 फॉरेन का कंपनी है वो इसको यहां 3 डेज के लिए उस रेसिंग ट्रैक या जिसको अपन सर्किट बोल सकते हैं, वो सर्किट को यूज करने वाला है।
अब वो 3 डेज के लिए उस सर्किट जो बनाना है, वो सर्किट बनाना कैसे है, जैसा फॉर्मूला 1 बोलेगी वैसा, जैसे फॉर्मूला 1 बोलेगी वैसे उसको बनाना है। और 3 दिन के लिए वो सर्किट पे जो पूरा कंट्रोल वगैरह रहेगा, वो कंट्रोल भी फॉर्मूला 1 का रहेगा। वो सर्किट पे जो कंट्रोल रहेगा वो भी फॉर्मूला 1 रहेगा, फॉर्मूला 1 का रहेगा 5 साल के लिए। एवरी ईयर 3 डेज के लिए यहां पे इंडिया में फॉर्मूला 1 की रेसिंग होगी। और उसके लिए जो फॉर्मूला 1 है, वो फॉर्मूला 1 के पास एक्सक्लूसिव राइट है, उस सर्किट को यूज करने का राइट, उसको देखने का राइट, वहां पे जाके और उसको टेस्ट करने का राइट, वो पूरा 3 दिन के लिए वो उसको एक्सेस करने का राइट है, वो फॉर्मूला 1 के पास में रहेगा। तो अपनी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो रेसिंग ट्रैक है, ये भी यहां पे पी की डेफिनेशन में आ जाएगा, ये सर्किट है वो पी की डेफिनेशन में आ जाएगा। और फॉर्मूला 1 को जो इंडिया से इनकम होगी, पहले ये डिस्प्यूट था कि ये इंडिया से इनकम होगी, ये टैक्सेबल होगी या नहीं। जो जेपी इंफ्रा, उस जेपी स्पोर्ट्स है, वो बेसिकली जो पे कर रहा है, तो क्या ये टैक्सेबल होगा या नहीं? आंसर इज यस, इट इज टैक्सेबल, बिकॉज दैट इनकम, दैट इज द बिजनेस इनकम एंड दे अर्न थ्रू द पी इन इंडिया। जो इंडिया में उनका जो सर्किट था, रेसिंग सर्किट था, वो 3 दिन के लिए अवेलेबल था, तो प्लेस ऑफ बिजनेस था। यहां प्लेस ऑफ बिजनेस था, परमानेंस भी था, क्योंकि 3 दिन के लिए आपने उसको यूज किया है, 3 दिन के लिए वो परमानेंस है। और उसके बाद एवरी ईयर आप 3 डेज के लिए है, 5 साल का अग्रीमेंट है, उसके बाद रिन्यूअल का भी उसमें लिखा हुआ है। तो उस केस में यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, और सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि यस, ये पी की डेफिनेशन में आ जाएगा, ये पी की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो यहां पे परमानेंस का मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि 2 साल 3 साल के लिए होना चाहिए, हो सकता है 3 दिन के लिए अगर आप मान लो किसी प्लेस को यूज कर रहे हो, वो भी तुम्हारे पी की डेफिनेशन में आ जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो ये याद रखना, फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप लिमिटेड करके फॉरेन का कंपनी था, इंडिया में जेपी के साथ उनका अग्रीमेंट हुआ था। और इंडिया की कंपनी जो जेपी स्पोर्ट्स है, वो क्या कर रही थी, F1 को यहां पे होस्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है करके, ठीक है। और जो सर्किट अवेलेबल होगा वो 3 डेज के लिए होगा, उस पर पूरा कंट्रोल किसका होगा? फॉर्मूला 1 वालों का रहेगा, पूरा कंट्रोल उनका रहेगा, उनके पास एक्सेस रहेगा, मींस डिस्पोजल है, वो डिस्पोजल उनके पास रहेगा, अवेलेबल रहेगा, एक्सेस रहेगा। तो यहां पे इंडिया में वो पी बन जाएगा, और उससे जो इनकम होगी वो बिजनेस में टैक्सेबल होगी। और बेटा फॉर्मूला 1 के लिए इंडिया में ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला है। तो यहां पे देखो, प्लेस ऑफ बिजनेस का फिक्स होना चाहिए। तो फिक्स का मतलब ऐसा कोई ऐसा टेन्योर नहीं है कि 2 साल 3 साल, इट्स नॉट लाइक दैट। हो सकता है 3 दिन में जो चीजें हैं वो भी तुम्हारे पी की डेफिनेशन में आ जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो बेटा, मैंने अभी तक आपको 2 पैरा पढ़ाए। पहला पैरा तो मैंने आपको ये पढ़ाया कि भैया पी की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा। तो बड़ा सिंपल सा पैरा है कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मींस एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए जिसके थ्रू आप बिजनेस कैरिड ऑन करते हो। आप बिजनेस होली और पार्टली कैरिड ऑन करती है एक एंटरप्राइज। तो अगर फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो पी की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो इंडिया में ब्रांच होना, इंडिया में वर्कशॉप होना, इंडिया में ये जो सर्किट होना करके, ठीक है, रेसिंग ट्रैक होना, ये भी तुम्हारे पी की डेफिनेशन में आ जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? समझा कि नहीं समझा? समझा। तो देखो बेटा, अभी तक मैंने आपको बताया ओईसीडी यूएन मॉडल दोनों सेम बात करता है कि अगर मान लो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है जिसके थ्रू एक एंटरप्राइज अपना बिजनेस होली और पार्टली कैरिड ऑन करती है, वो पीई की डेफिनेशन में आ जाएगा। उसमें हो सकता है वो प्लेस ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है वो ब्रांच हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, वर्कशॉप हो, माइन हो, वो सब आ जाता है। रेसिंग ट्रैक हो, वो भी तुम्हारे पीई की डेफिनेशन में आ जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो, अब मैं आपको वापस एक बार लेके जाऊंगा सिंगापुर ट्रीटी पे, और सिंगापुर ट्रीटी की बात करूंगा। वहां क्या दे रखा है देखो बेटा, मैं सिंगापुर ट्रीटी पे गया वापस, और सिंगापुर ट्रीटी क्या बोल रही है देखो। हाँ देखो, ये ऐसा आपको लग रहा होगा थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये डिफिकल्ट नहीं है करके, ठीक है। जब आप केस स्टडी वगैरह लोगे तो आपको लगेगा वाओ, ये तो हमको पहले से आता था करके, ठीक है। ऐसा कुछ है ही नहीं। चलो देखो क्या लिखा हुआ है। For the purpose of this agreement, the term permanent establishment means a fixed place of business, fixed place of business होना चाहिए, through which business of enterprise is wholly or partly carried on। Same ऐसा कैसा यूएन और ओईसीडी में लिखा हुआ है। अब एक चीज समझना, द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड्स स्पेसिफिकली, स्पेशली इसमें क्या क्या इंक्लूड किया है, इंक्लूसिव डेफिनेशन दे रखी है। क्या क्या है? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मीन्स प्लेस ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, वर्कशॉप हो सकता है,
माइन और ऑयल गैस और क्वेरी और एनी अदर प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ये हो सकता है। इतने पॉइंट तो देखो एज इट इज तुम्हारे मॉडल टैक्स कन्वेंशन में दे रखे थे। जो एमटीसी है वो एमटीसी में भी ये पॉइंट दे रखे हैं। अब एक बात समझना, इंडिया और सिंगापुर की गवर्नमेंट जब आपस में बैठे तो उन्होंने और भी कुछ पॉइंट डाल दिए। मैं पहले ही बोल रहा था कि ये जो मॉडल जो दे रखे हैं ना, ये मॉडल जो मॉडल टैक्स कन्वेंशन है, ये कोई फाइनल नहीं है, ये एक मॉडल है। आपको जो चाहिए वो आप एडिशन डिलीशन उसमें से कर सकते हो। तो देखो यहां पे उन्होंने क्या क्या एडिशन किया, इन्होंने एडिशन में क्या क्या किया। इन्होंने बोला इंडिया सिंगापुर ट्रीटी में कि वेयर हाउस इन रिलेशन टू अ पर्सन प्रोवाइडिंग स्टोरेज फैसिलिटी फॉर अदर्स। अगर मान लो किसी और कंट्री में आपका वेयर हाउस है जो किसी और को स्टोरेज फैसिलिटी दे रहे हो तो भी पीई बन जाएगा। फार्म या प्लांटेशन या अदर प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री प्लांटेशन रिलेटेड एक्टिविटी और कैरिड ऑन। अगर मान लो किसी और कंट्री में जाके कोई पर्सन है, वो मान लो खेती करता है, वहां पे फार्म है, प्लांटेशन है, अदर प्लेस है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री के लिए, तो वो भी पीई की डेफिनेशन में आ जाएगा। प्रीमाइसेस यूज एज सेल्स आउटलेट फॉर सॉलिसिटिंग और रिसीविंग ऑर्डर। एक अगर मान लो एक सेल्स आउटलेट बनाया जो सिर्फ ऑर्डर रिसीव करता है, डिलीवरी नहीं देगा। बोला डिलीवरी आपको आएगी तब मिलेगी, बाद में मिलेगी, फॉरेन से डिस्पैच होगी, यहां सिर्फ आप ऑर्डर दे दो, तो वो भी पीई की डेफिनेशन में आएगा। ऐसा इंडिया सिंगापुर ट्रीटी बोलती है। Any installation or structure used for the exploration or exploitation of the natural resources but only if the use for the period of more than 120 days in the fiscal year। अगर मान लो आप कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो इंडिया में या सिंगापुर में, और वो किसके लिए है, एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोइटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन वो 120 डेज से ज्यादा के लिए, तो वो पीई की डेफिनेशन में आ जाएगा। चलो डन। अब एक काम करना, तो ये तो पॉइंट इंडिया सिंगापुर में हमने अलग से डाले हैं, बट मॉडल टैक्स कन्वेंशन में ये सब लिखे हुए नहीं थे करके, ठीक है। चलो, तो अगर मैं वापस मॉडल टैक्स कन्वेंशन की बात करूं, तो मॉडल टैक्स कन्वेंशन में पीई का मतलब क्या होता है, तो पीई का मतलब एनी प्लेस ऑफ बिजनेस जिसके थ्रू, और वो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, जिसके थ्रू एक एंटरप्राइज है अपना बिजनेस होली और पार्टली कैरिड ऑन करती है, दैट इज कॉल्ड पीई। पीई में क्या क्या स्पेसिफिकली इंक्लूड कर रखा है, जैसे प्लेस ऑफ मैनेजमेंट है, ब्रांच है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, वर्कशॉप है, माइन क्वेरी वगैरह है, वो भी तुम्हारा इसमें आ जाएगा। डन। चलो, अब अपन चलेंगे तीसरे पैरा पे। तीसरा पैरा जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग वाला पार्ट बोलता है कि क्या अगर आप किसी और कंट्री में जाके कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, तो आप कोई बिल्डिंग साइट पे काम कर रहे हो या कंस्ट्रक्शन या इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो क्या वो भी पीई बन जाएगा या नहीं बनेगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, एक फॉरेन का कंपनी है, हमको मुंबई में एक बिल्डिंग बनानी थी, वो फॉरेन का कंपनी मुंबई में आया और बिल्डिंग बना रहा है हमारे लिए, और हमारे लिए बिल्डिंग बना के और फिर चला जाता है, और बिल्डिंग बनाने के लिए उनको 2 साल यहां पे लगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि बिल्डिंग साइट जो है या कंस्ट्रक्शन साइट है, वो भी उनके लिए पीई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं करके, ठीक है। जैसे आपको मैं बता दूं, यहां पे एक पुणे में अभी ट्रंप टावर बना है, पुणे में एक ट्रंप टावर बना है। ट्रंप मतलब ओबामा की फॉरेन की कंपनी है, यूएसए का कंपनी है ट्रंप, और वो ट्रंप वाली कंपनी ने क्या किया पता है, वो ट्रंप टावर का कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया यहां पे आके। सब इंजीनियर वगैरह है वो हो सकता है यहां से हायर किए, कुछ वहां से लेके आए थे, और वो कंपनी ने पूरा कंस्ट्रक्शन करके दिया। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन साइट पे वो कंपनी काम कर रही है ट्रंप करके। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या उनका इंडिया में पीई बन जाएगा या नहीं बनेगा। जो इंडिया से इनकम होगी वो बिजनेस की इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। तो उससे रिलेटेड तुम्हारा पैरा नंबर 3 बोलता है। और पैरा नंबर 3 क्या बोलता है समझना बेटा। पैरा नंबर 3 बोलता है कि अगर कोई बिल्डिंग साइट है, क्या है बिल्डिंग साइट, और कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट, अगर बिल्डिंग साइट, कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट constitute a PE only if it is last more than 12 month। लास्ट मोर देन 12 मंथ। तो ओईसीडी मॉडल ये बोलता है कि अगर कोई बिल्डिंग साइट है या कंस्ट्रक्शन साइट है या फिर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट साइट है, वो पीई की डेफिनेशन में आ जाएगा अगर उसका ड्यूरेशन 12 महीने से ज्यादा है, मींस 12 मंथ से ज्यादा है, तो पीई बनेगा। तो ओबामा जो फॉरेन वाला कंपनी है यहां पे मुंबई में आके एक बिल्डिंग बना रहा है, बिल्डिंग बनाते बनाते 2 साल लग गए करके, ठीक है। 2 साल लग गए, तो ये प्रोजेक्ट कितने टाइम पे चला, 2 इयर्स तक चला। तो क्या क्वेश्चन ये आता है पीई बन जाएगा, आंसर इज यस। अगर 12 मंथ का पीरियड है तो ये पीई बन जाएगा, 12 मंथ से ज्यादा का पीरियड है तो पीई बन जाएगा। ये तो बोलता है कौन सा, ओईसीडी।
यूएन इसका अलग बोलता है, यूएन बोलता है 6 महीने से ज्यादा है तो पीई बन जाएगा। यूएन जो है वो यूएन क्या बोलता है कि 6 महीने से ज्यादा है तो पीई बन जाएगा। तो यूएन मॉडल में देखो क्या लिखा हुआ है, अ बिल्डिंग साइट और अ कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन और यहां असेंबली वर्ड और यूज किया हुआ है। देखो असेंबली वर्ड है, ये असेंबली वर्ड तुम्हारे ओईसीडी मॉडल में यूज नहीं हुआ था। अगर मान लो कोई कंपनी सिर्फ असेंबलिंग का काम करती है, अगर असेंबली वर्क है और किसी कंट्री में आप कर रहे हो और 6 मंथ से ज्यादा का पीरियड है, तो उस केस में वो भी पीई की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो बिल्डिंग साइट और अ कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन और असेंबली और इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट और सुपरवाइजरी एक्टिविटी इन कनेक्शन देयर विथ, इसमें सुपरवाइजरी और इंक्लूड किया हुआ है यूएन मॉडल में कि अगर मान लो कोई फॉरेन का कंपनी है, वो कंस्ट्रक्शन साइट या बिल्डिंग साइट वहां पे सुपरवाइजरी का सर्विस देते हैं और सुपरवाइजरी का काम कर रहे हैं, तो भी वो पी की डेफिनेशन में आ जाएगा इफ सच साइट प्रोजेक्ट और एक्टिविटी लास्ट मोर देन द 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा है। तो अगर मैं बात बोलूं ओईसीडी और यूएन में, अगर मैं बिल्डिंग साइट कंस्ट्रक्शन साइट की बात करूं, तो बिल्डिंग साइट कंस्ट्रक्शन साइट पी की डेफिनेशन में आएगा या नहीं? आंसर इस कब आएगा? ओईसीडी मॉडल बोलता है कि बिल्डिंग साइट कंस्ट्रक्शन साइट या फिर तुम्हारा इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट है वो पी की डेफिनेशन में आएगा अगर वो 12 मंथ से ज्यादा के लिए है। बट यूएन मॉडल बोलता है कि तुम्हारा बिल्डिंग साइट कंस्ट्रक्शन साइट असेंबली या फिर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट है वो तुम्हारा 6 मंथ से ज्यादा के लिए है, तो उस केस में वो पीई की डेफिनेशन में आ जाएगा। या फिर आप सुपरवाइजरी सर्विस दे रहे हो और सुपरवाइजरी सर्विस किससे रिलेटेड होनी चाहिए? बिल्डिंग साइट से रिलेटेड। बिल्डिंग साइट है या कंस्ट्रक्शन साइट, वहां पे अगर आप सुपरवाइजरी सर्विस देते हो तो वो भी तुम्हारे पीई के डेफिनेशन में आ जाएगा अगर वो 6 मंथ से ज्यादा के लिए। तो यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो बेटा, अब एक चीज समझना, यहां पे नेक्स्ट पॉइंट और बोला हुआ, और ये नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है समझने की कोशिश करना। इसको हम लोग बोलेंगे सर्विस पी, पॉइंट नंबर बी, जो कि तुम्हारे ओईसीडी मॉडल में नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे कहां पे है? यूएन मॉडल में। और यहां पे आपको लिखना है, ऐसा एरो करके लिखो। आप यहां पे एरो करके लिखना है तो लिखो सर्विस पी, जिसको अपन बोलते हैं सर्विस पी। देखो क्या लिखा हुआ है सर्विस पी में, देखो क्या लिखा हुआ है, फर्निशिंग ऑफ सर्विस, मतलब कोई पर्सन है जो सर्विस दे रहा है, इंक्लूडिंग कंसल्टेंसी सर्विस, हो सकता है वो कंसल्टेंसी सर्विस हो, बाय एन एंटरप्राइज थ्रू एम्प्लॉइज और अदर पर्सनल एंगेज्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर सच पर्पस, but only if activity of that nature continue within the contracting state for a period or periods aggregating more than 183 days in a 12-month period commencing or ending in the fiscal year commenced। अब एक बात समझना, ये लोग सर्विस पी की बात करते हैं कि एक एंटरप्राइज है, वो एंटरप्राइज क्या करती है, दूसरी कंट्री में कोई सर्विस देते हैं, हो सकता है कंसल्टेंसी सर्विस एंड ऑल हो, और वो सर्विस देते हैं, और वो सर्विस जो देते हैं ना वो भी पी बन जाएगा। लेकिन वो सर्विस पी तभी बनेगा जब 12 मंथ के पीरियड में, जो 12 मंथ के पीरियड में 183 डेज से ज्यादा के लिए, मोर देन 183 डेज के लिए सर्विस अगर दी तो ही वो पी की डेफिनेशन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे यहां पे कुछ एम्प्लॉय है, मेरी एक कंपनी है इंडिया में, और इंडिया में कुछ एम्प्लॉय है जिनको ट्रेनिंग की जरूरत है, मान लो ट्रेनिंग की जरूरत है। यूएसए का एक कंपनी है, और यूएसए का एक कंपनी है वो यहां पे इंडिया में ट्रेनिंग के लिए आता है। यूएसए का कंपनी जो उसके कुछ 5-6 एम्प्लॉय आते हैं और यहां इंडिया में आके हमको, हमारे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो दे आर गिविंग द सर्विस। तो क्या ये सर्विस दे रहे हैं, ये सर्विस वाला पार्ट भी पी में बन जाएगा? क्या ये सर्विस पी बनेगी या नहीं? तो यहां पे यूएन मॉडल बोलता है कि सर्विस पी बन जाएगी अगर सर्विस जो दे रहे हैं वो 12 मंथ के पीरियड में 183 डेज से ज्यादा के लिए है। वापस पढ़ेंगे इस पार्ट को, और फिर मैं आपको इससे रिलेटेड एक केस लॉ है उसकी मैं बात करूंगा करके, ठीक है? देखो बेटा, यहां आपने लिख लिया सर्विस पी, यस। देखो क्या लिखा हुआ है, फर्निशिंग ऑफ द सर्विस including consultancy service by enterprise through employees or other personal employees या कोई other personal के through engaged by the enterprise, means वो enterprise ने engaged किया है उन्होंने, for such purpose but only if
activity of such nature continue within the contracting state for a period or period aggregating more than 183 days in the 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned. इसका मतलब क्या हुआ सर? ये एक तो 183 डेज, 12 मंथ पीरियड, कमेंसिंग और एंडिंग इन द फिस्कल ईयर कंसर्न, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है पहले आप मुझे बता दो। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, एक और एग्जांपल ले दो। आपने नाम सुना होगा मॉर्गन स्टैनली का। तो मॉर्गन स्टैनली फॉरेन का भी एक कंपनी है और मॉर्गन स्टैनली इंडिया का भी कंपनी है। तो इंडिया में उनका एक अलग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी मॉर्गन स्टैनली इंडिया, और एक मॉर्गन स्टैनली फॉरेन का कंपनी है। अब जो इंडिया में जो नए नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं, होता क्या है, मॉर्गन स्टैनली फॉरेन वाले जो लोग हैं वहां से एम्प्लॉयज को भेजते हैं इनको ट्रेनिंग देने के लिए, और इनको ट्रेनिंग दिया, और अगर मान लो वो 183 डेज से ज्यादा के लिए अगर यहां पे एक्टिव रहे, 183 डेज से ज्यादा के लिए अगर मान लो यहां पे उन्होंने काम किया, तो वो तुम्हारे सर्विस पीई की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल सी बात है कि अगर मान लो एक एंटरप्राइज है एक कंट्री में, वो दूसरी कंट्री में जाके सर्विस देता है अपने एम्प्लॉयज के थ्रू या अदर पर्सनल के थ्रू जो उसने एंगेज किए हैं, और वो सर्विस अगर 183 डेज से ज्यादा के लिए है इन द 12 मंथ पीरियड, तो उस केस में वो सर्विस पी की डेफिनेशन में आ जाएगा, वो सर्विस पी की डेफिनेशन में आ जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलो यस और नो? यस। वापस एक बार पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द फर्निशिंग ऑफ सर्विस including consultancy service by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only if the activity of that nature continue within the contracting state for a period or periods aggregating का मतलब यहां पे हो सकता है 15 दिन पहले दिया, फिर वापस 15 दिन दिया, फिर वापस 15 दिन दिया, फिर वापस 15 दिन दिया, कुछ इंटरवल में तो आपको एग्रीगेट करना है, एग्रीगेटिंग more than 183 days in the 12 month period commencing or ending in the fiscal year concerned। यहां पे इसका मीनिंग क्या है? यहां पे वर्ड यूज हुआ है, ऐसा नहीं बोला कि फिस्कल ईयर में, फिस्कल ईयर में बोल दिया होता 183 डेज तो बड़ा ही सिंपल था कि अगर मैं मेरा फिस्कल ईयर देखूं तो 1 अप्रैल 2019 से लेके और 31 मार्च 2020 का ये प्रीवियस ईयर अपना फिस्कल ईयर है। तो अगर इस पीरियड में 183 डेज से ज्यादा होता तो बड़ा ही इजी था मामला, यहां पे मामला बड़ा इजी था। लेकिन इन्होंने क्या बोला है पता है, कि किसी भी 12 मंथ पीरियड में जो कि इस साल में एंड हो रहा है या इस साल में स्टार्ट हो रहा है, 12 मंथ के पीरियड में 183 डेज से ज्यादा का सर्विस है। इसका मीनिंग क्या आप बताओ मुझे, क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है मेरे भाई लोगों, ये क्या लिखा हुआ है सर्विस पी में? ये क्या लिखा है कि कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर अ पीरियड और पीरियड एग्रीगेटिंग मोर देन 183 डेज इन द 12 मंथ पीरियड commencing or ending in the fiscal year concern, in the fiscal year concern। commencing or ending in the fiscal year concern, इसका मतलब क्या हुआ? एक एग्जांपल लेता हूं। एक बात समझना, फॉरेन की एक एंटरप्राइज है जिसको मैंने बोला कि भाई हमको सर्विस दो, और उन्होंने इंडिया में आके हमको सर्विस दी, और हमारे बीच में सर्विस अग्रीमेंट जो है, वो सर्विस अग्रीमेंट कब से कब तक है समझने की कोशिश करना। हमारे बीच में जो सर्विस अग्रीमेंट है वो 1 जुलाई 2018 से लेके और मान लो 30 जून 2019 तक है। 12 मंथ का हमारा अग्रीमेंट था कि 12 मंथ हमको है वो सर्विस दे दो करके, ठीक है। 12 मंथ है वो हमको सर्विस चाहिए, और उन्होंने 12 मंथ के पीरियड में सर्विस दी। 1 जुलाई से चालू हुआ और 30 जून 2019 तक रहा। अब एक चीज समझना, इन्होंने 12 मंथ तक कंटिन्यू हमको यहां पे सर्विस दी, तो क्वेश्चन ये आता है हमारा पी बनेगा या नहीं। तो आप पहले ये देखो कि अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा फिस्कल ईयर है, यहां से लेके चालू होगा, सॉरी अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहां से लेके चालू होगा 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020 तक जाएगा। अब एक बात बताओ, ये 12 मंथ पीरियड में ये जो अपना 12th मंथ है,
इसमें आपका एक ईयर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पे आपका ये कंप्लीट हो रहा है, तो क्वेश्चन ये आता है, आप ये देखो कि ये जो 12 मंथ का पीरियड जो कंप्लीट हो रहा है, ये 12 मंथ के पीरियड में क्या 183 डेज से ज्यादा है या नहीं? आंसर इज यस है। तो एक बात बताऊं, यहां पे इस ईयर में भी पी बन जाएगा। और आप बोलोगे इस साल में तो 183 डेज है ही नहीं। अरे भैया, इस साल में 183 डेज से मतलब नहीं है। इस साल में जो भी तुम्हारा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट चालू हो रहा है, वहां से 12 मंथ का जो पीरियड है, वो 12 मंथ के पीरियड में अगर 183 डेज से ज्यादा है तो उस केस में यहां पे पी माना जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे समझा कि नहीं समझा? एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी आए इस पॉइंट पे। एक और एग्जांपल लेते, इधर देखो सब लोग, देखो बेटा, जैसे एक एग्जांपल लेते, बड़ा ही सिंपल है ये पार्ट। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। एक एग्जांपल लेते हैं। आपने कुछ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी के साथ में, और ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मान लो इतने पीरियड का है, यहां से लेके और यहां तक, यहां से लेके यहां तक मान लो आपका 2 साल का कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, जो 1 जनवरी 2018 से चालू हुआ है, एंड या मैं 1 जनवरी 2018-19, हाँ, एंड 31 मार्च 31 दिसंबर 2019 तक जाएगा। ये तुम्हारा 2 साल का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, और ये 2 साल तक कंटिन्यू सर्विस प्रोवाइड की। अब क्वेश्चन ये आता है, कौन से साल में पी माना जाएगा और कौन से साल में पी नहीं माना जाएगा। अब एक चीज समझना, तुम्हारा जो है पहला फिस्कल ईयर कंप्लीट कब होगा, समझना। इधर देखना सब लोग, इधर ध्यान देना। देखो, पहला फिस्कल ईयर कंप्लीट होगा यहां पे, दैट इज 31 मार्च 2018 को। तो 31 मार्च 2018 जो फिस्कल ईयर कंप्लीट हो रहा है, इस ईयर में अगर मैं देखूं तो इस पर्टिकुलर ईयर में तो आपका जैन, फेब और मार्च 3 महीने सिर्फ 90 डेज का ही सर्विस है। कितना है 90 डेज का? तो आपका 183 डेज से ज्यादा नहीं है। लेकिन लॉ ऐसा नहीं बोल रहा है, ये ट्रीटी है वो ऐसा, जो मॉडल है वो ऐसा नहीं बोल रहा कि फिस्कल ईयर में 183 डेज से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं बोलता। ये लोग ऐसा बोलते हैं कि फिस्कल ईयर जो है उसमें कोई भी 12 मंथ का पीरियड जो चालू हो रहा है या खत्म हो रहा है, तो यहां पे जो 12 मंथ का पीरियड चालू हो रहा है, ये पीरियड कहां तक जाएगा मैं बोलूं? ये पीरियड जाएगा 31 दिसंबर 2018 तक जाएगा। तो एक बात बताओ, ये पर्टिकुलर पीरियड जो है 31 दिसंबर 2018 तक, 31 दिसंबर 2018 तक अगर यहां पे 183 डेज से ज्यादा हो गया तो बेटा प्रीवियस ईयर 17-18 में भी इंडिया में पी बन जाएगा। क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं लिखा इन अ फिस्कल ईयर 183 डेज से ज्यादा, ऐसा नहीं लिखा। इन्होंने बोला कोई भी 12 मंथ का पीरियड जो फिस्कल ईयर में चालू हो रहा है या फिस्कल ईयर में खत्म हो रहा है, फिस्कल ईयर में चालू हो रहा है, फिस्कल ईयर में खत्म हो रहा है, वो 12 मंथ के पीरियड में अगर 183 डेज से ज्यादा का सर्विस प्रोवाइड किया तो वो पीई की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो यहां पे मैं बोलूं तुम्हारा 17-18 प्रीवियस ईयर में एक 12 मंथ का पीरियड आप चालू हो रहा है कुछ ना कुछ, और वो 12 मंथ का पीरियड चालू हो रहा है उसमें कितना 183 डेज से ज्यादा है, तो इस ईयर में पी बन जाएगा। अब एक और चीज समझना, दूसरा ईयर कंप्लीट कब होगा? 31 मार्च 2019 को। अब एक बात बताओ, इसमें तो पूरे 12 मंथ के लिए सर्विस दिया है, तो मैं बोलूं इस साल भी पी बन जाएगा। अब एक बात बताओ, 31 मार्च 2019 से लेके और यहां पे आपके कितने महीने हो रहे हैं? 9 मंथ हो रहे हैं। अब एक बात समझो, इस 9 मंथ 31 दिसंबर 2019 से लेके और इस ईयर में जो पीरियड 12 मंथ का कंप्लीट हो रहा है, तो आप यहां से देखोगे 12 मंथ का पीरियड, तो यहां से 12 मंथ मतलब आपका 1 जनवरी 2019 से लेके इस 12 मंथ के पीरियड में अगर आपका यहां पे 183 डेज से ज्यादा का सर्विस है तो इस ईयर में भी पी बन जाएगा। ये मॉडल में ऐसी लैंग्वेज दे रखी है, बट मैं बताऊं जब एक्चुअल ट्रीटी बनती है ना, इंडिया की तो मोस्ट ऑफ ट्रीटी जो बनती है ना, उसमें ये ऐसा नहीं लिखते कि 12 मंथ पीरियड स्टार्टिंग और एंडिंग इन द फिस्कल ईयर, ऐसा नहीं लिखते। उसमें क्लियरली लिखते हैं कि फिस्कल ईयर में
फिस्कल ईयर की बात कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में अगर 183 डेज से ज्यादा का सर्विस दिया तो ही पीई बनेगा, अदरवाइज पीई नहीं बनेगा। लेकिन इस मॉडल में ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं की हुई। मॉडल में क्या लिखा है वापस पढ़ना। द फर्निशिंग ऑफ सर्विस including consultancy service by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only if activity of that nature continue within the contracting state for a period or periods aggregating more than 183 days in a year in a 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned। तो इसका मतलब एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जिससे और ज्यादा क्लियर होगा। देखो, जैसे मान लो फॉरेन का एक एंटरप्राइज है, उसके साथ अग्रीमेंट हुआ और वो हमको सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। वो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है फॉर एन एग्जांपल 1 जनवरी 2019 से लेके और मान लो 31 जनवरी हाँ 31 जुलाई 2019, बस इतना ही अग्रीमेंट है। इतने टाइम के लिए वो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। अब एक बात बताओ मुझे, तो उसने जो सर्विस प्रोवाइड की वो इस ईयर के लिए की। अब एक बात बताओ, यहां पे अपना जो कितने फिस्कल ईयर आ रहे हैं, तो मैं बोलूं अपना पहला एक तो ये फिस्कल ईयर यहां कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 2019 को। 31 मार्च 2019 को आपका प्रीवियस ईयर 18-19 कंप्लीट हो रहा है। प्रीवियस ईयर 18-19 कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद यहां पे तुम्हारा 19-20 भी आ रहा है। क्वेश्चन ये आता है, यहां पे एक बात बताओ कितने डेज हुए। अगर मैं जनवरी से बात करूं तो जैन के 31, फेब के 28 एंड मार्च के 31, इट्स कम्स टू द 90 डेज। तो इस फिस्कल ईयर में 90 डेज है, ठीक है। और उसके बाद वाला जो फिस्कल ईयर है उसमें अप्रैल से काउंट करो, अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30 एंड जुलाई का 31, इट्स कम्स टू 122 डेज। अब एक बात बताओ, 122 डेज है वो अगले साल में है। अगर ऐसा लिखा है ट्रीटी में कि फिस्कल ईयर में आपका 183 डेज से ज्यादा होना चाहिए, फिस्कल ईयर में 183 डेज से ज्यादा होना चाहिए, तो मैं बताऊं दोनों ही ईयर में पी नहीं बनेगा। दोनों ही ईयर में पी नहीं बनेगा, क्योंकि इस फिस्कल ईयर में जो है, इस फिस्कल ईयर में 90 डेज ही है, दैट इज नॉट मोर देन 183 डेज। उस फिस्कल ईयर में भी 122 डेज है, दैट इज नॉट मोर देन द 183 डेज, तो पी नहीं बनेगा। लेकिन अगर इस कन्वेंशन के हिसाब से देखोगे तो कन्वेंशन क्या बोलता है पता है, क्या उस फिस्कल ईयर में जो स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है उसके अंदर उसके जैसे यहां पे देखो, यहां पे ये जो तुम्हारा 18-19 फिस्कल ईयर है पहला वाला, उसमें जो पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो यहां से 12 मंथ का बाद का पीरियड लो। तो एक बात बताओ, 1 जनवरी 2019 से लेके, मैं और दूसरा कलर ले लेता हूं ग्रीन कलर, 1 जनवरी 2019 से लेके और 12 मंथ का जो पीरियड रहेगा दैट इज 31 दिसंबर 2019। एक बात बताओ, इस पीरियड में, इस 12 मंथ के पीरियड में जो यहां से स्टार्ट हो रहा है करके, ठीक है, इस पीरियड में देखो 183 डेज से ज्यादा है या नहीं, आंसर इज है, क्योंकि 90 डेज प्लस 122 डेज इट्स कम्स टू 212 डेज। तो 12 मंथ के पीरियड में यहां पे तुम्हारा 183 डेज से ज्यादा है, तो 18-19 में ही भी क्या बन जाएगा, इस ईयर में भी इंडिया में पी बन जाएगा। और अगर मैं अगले साल देखूंगा तो देखो इस साल में पीरियड कंप्लीट हो रहा है, तो यहां से 12 मंथ देखो, तो 31 जुलाई के पीछे का 12 मंथ अगर आप देखने जाओगे तो मैं बोलूं आपका 31 जुलाई से पहले का जो 12 मंथ रहेगा दैट विल कमेंस फ्रॉम 1 अगस्त 2018। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में भी देखो, इस पर्टिकुलर पीरियड जो है उसमें भी आपका 183 डेज से ज्यादा है, तो दोनों ईयर में पी बन जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलो ना, समझा के नहीं समझा, समझा के नहीं समझा, ये लैंग्वेज ऐसा बोलती है। लेकिन अगर आप कोई भी ट्रीटी देखोगे, इंडिया वाली ट्रीटी वगैरह, उसमें तो क्या लिखा होता है, सिंगापुर, इंडिया सिंगापुर ट्रीटी है, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि फिस्कल ईयर में 183 डेज से ज्यादा होना चाहिए। तो फिस्कल ईयर अगर मैं इंडिया सिंगापुर ट्रीटी को लेके बैठूं तो इस केस में दोनों साल में पी नहीं बनेगा, दोनों साल में पी नहीं बनेगा। बट इस लैंग्वेज को देखो तो दोनों साल में पी बन जाएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज क्या बोलती है पता है, देखना, if activity of that nature, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, if activity of that nature
continue within the contracting state for a period or periods aggregating 183 days in any 12-month period commencing or ending in the fiscal year concern। मीन्स उस फिजिकल ईयर में कोई भी 12 मंथ का पीरियड जो कंप्लीट हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है उसमें अगर 183 डेज से ज्यादा का सर्विस है तो पी बन जाएगा। बट इंडिया की जितनी भी ट्रीटी है उनमें ऐसा नहीं है। तो जैसे सिंगापुर ट्रीटी की मैं बात करूं आपके सामने, देखो तो सिंगापुर ट्रीटी में क्या लिखा हुआ है, देखो 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 देखो, हाँ देखो ये सुपरवाइजरी एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन असेंबली हो गया, सुपरवाइजरी हो गया। सर्विस पी कहाँ है, डीम टू हैव अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कैरिंग ऑन बिजनेस थ्रू दैट परमानेंट प्रोवाइड सर्विस। हाँ ये रहा पैरा नंबर 5। देखो जो इंडिया सिंगापुर ट्रीटी का है क्या लिखा हुआ है इसमें, देखो बेटा इसमें लिखा हुआ है कि notwithstanding the provision of paragraph 3 and 4, जो 3-4 में दे रखा है तिल लेने का, an enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in contracting state and carry on business through the permanent establishment if it provides service, means service P, सर्विस दे रहा है और फैसिलिटी दे रहा है in that contracting state for a period of more than 183 days in any fiscal year connected with the exploration that is exploitation or एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल इन दैट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। ये स्पेसिफिकली बाकी चीजों के लिए बात कर रहा है, एक्सप्लोरेशन वगैरह उससे रिलेटेड सर्विस। बट बेटा सर्विस पी ये बोलता है कि कोई भी अगर आपने सर्विस दिया इंक्लूडिंग कंसल्टेंसी सर्विस, और यहां पे देखो यहां पे मेरे को जो बताना था वो यही बताना था कि 183 डेज इन एनी फिस्कल ईयर बोला हुआ है। फिस्कल ईयर का मतलब 12 मंथ का पीरियड और फिस्कल ईयर मतलब अपना अप्रैल से लेके मार्च तक का। ठीक है चलो वापस चलेंगे इधर। तो देखो इसके बाद में यहां पे इसका कमेंट्री दे रखा, कमेंट्री पे आओ। आर्टिकल नंबर 53 ऑफ ओईसीडी मॉडल डिफर फ्रॉम यूएन मॉडल इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या क्या मॉडल में था, एक तो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट था, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग साइट है और इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट इसमें कवर था, उसमें एक एडिशनल था असेंबली वर्ड करके। ठीक है, और दूसरी चीज ऐसा है कि उधर जो है ना वो सुपरवाइजरी सर्विस रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कोई सुपरवाइजरी सर्विस देता है तो वो भी इसमें आ जाएगा। एक और फर्क ये था यहां पे पी तभी बनेगा जब वो तुम्हारा बिल्डिंग साइट वगैरह 12 मंथ से ज्यादा के लिए है और उधर तब बनेगा जब 6 मंथ से ज्यादा के लिए है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, The OECD model does not specifically mention the assembly project and supervisory activity in connection with the building site construction, assembly or installation project. Further, the threshold time of OECD model is 12 month, वहां लेकिन UN मॉडल में कितना है 6 मंथ का। आर्टिकल 53B ऑफ द यूएन मॉडल मेक अ स्पेसिफिक रेफरेंस टू द सर्विस पी। ये सर्विस पी की बात करता है कि अगर कंसल्टेंसी सर्विस या किसी कंट्री में जाके आप एम्प्लॉइज के थ्रू सर्विस देते हो और वो सर्विस पीरियड है वो 183 डेज से ज्यादा है तो पी बन जाएगा। ये सर्विस पी है वो ओईसीडी मॉडल में नहीं बताया हुआ। तो क्वेश्चन ये आता है ओईसीडी मॉडल में अगर सर्विस देंगे, अगर सर्विस जो है ओईसीडी मॉडल में जब है वो जब सर्विस देता है तो क्या ओईसीडी मॉडल में पी बनेगा ही नहीं, बनेगा ओनली इफ वो 5(1) में आता है। फिर वो 5(1) दे रखा है ना स्पेसिफिकली 5(1) के फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस जिसके थ्रू, तो फिर वो उसमें देखा जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 53B of the UN model deal with the furnishing of service including consultancy service, the performance of which does not by itself create a P in the OECD model convention. In the absence of provision of service P in OECD model, the presence has to be ascertained in the अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 5(1). फिर अपन क्या करेंगे 5(1) के हिसाब से देखेंगे। आर्टिकल 53B ऑफ यूएन मॉडल प्रोवाइड्स दैट नॉन रेजिडेंट प्रोवाइड सर्विस इन द कंट्री फॉर मोर देन 183 डेज, द नॉन रेजिडेंट इन्वॉल्वमेंट इन द कमर्शियल लाइफ ऑफ दैट कंट्री क्लियरली जस्टिफाई द कंट्री टैक्सिंग द इनकम फ्रॉम दोज सर्विस वेदर द सर्विस आर प्रोवाइडेड फॉर वन प्रोजेक्ट और मल्टीपल प्रोजेक्ट। The degree of non-resident involvement in the source country economy is the same regardless of the number of project involved। मतलब कुल मिला के एक या एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में आपने सर्विस दी है, किसी एंटरप्राइज किसी दूसरी कंट्री में सर्विस देता है और वो 183 डे से ज्यादा देता है इन द फिस्कल ईयर। नॉर्मली पी में नॉर्मली जितने भी DT डबल है उसमें फिस्कल ईयर ही लिखा होता है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी 12 मंथ जो उस फिस्कल ईयर में कंप्लीट हो रहा है या कंप्लीट हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है उस 12 मंथ में 183 डे से ज्यादा का सर्विस दिया तो वो उस ईयर में पी बन जाएगा। दिस इज द योर आर्टिकल नंबर 53। चलो मैंने चालू किया, मैंने क्या चालू किया आपको इधर देखो, मैंने आपको चालू किया बताया आर्टिकल नंबर 5 दैट इज पी। पी की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि बिजनेस इनकम उस कंट्री में भी टैक्सेबल होगी जिस कंट्री में पी है। पी कब बनता है,
तो पीई का 5.1 क्या बोलता है कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट तब बनता है कि एक एंटरप्राइज है, उसका दूसरी कंट्री में कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है और वो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो उसके डिस्पोजल में होना चाहिए। डिस्पोजल का मतलब अवेलेबल होना चाहिए, उसके पास फिक्स होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, और उसके थ्रू उसका बिजनेस होली और पार्टली कंडक्ट होता है, वो पीई की डेफिनेशन में आ जाएगा। इसमें क्या क्या हो सकता है? प्लेस ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, वर्कशॉप हो सकता है, माइंस वगैरह है वो भी हो सकता है। ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट दे रखी है। उसके बाद इसका आर्टिकल नंबर 5 का पैरा नंबर 3 बोलता है कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में। अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है करके, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग साइट है, या फिर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट है, वहां पे ओईसीडी मॉडल बोलता है 12 मंथ से ज्यादा के लिए है, तो वो भी पीई बन जाएगा। लेकिन जो यूएन मॉडल बोलता है कि कंस्ट्रक्शन साइट है, या बिल्डिंग साइट है, या इंस्टॉलेशन साइट है, या असेंबली है करके, ठीक है, और असेंबली है, या फिर सुपरवाइजरी एक्टिविटी है रिलेटेड टू दिस साइट करके, ठीक है, तो उस केस में अगर वो 6 मंथ से ज्यादा है तो पीई बन जाएगा। उसके बाद ये सर्विस पीई का जिक्र है, वो सर्विस पीई का जिक्र सिर्फ यूएन मॉडल में कर रखा है। यूएन मॉडल है वही सर्विस पी का जिक्र करता है, और सर्विस पी के केस में इन्होंने ये बोला है कि भैया अगर मान लो दूसरी कंट्री में आप सर्विस प्रोवाइड करते हो अपने एम्प्लॉइज के थ्रू या एनी पर्सनल के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करते हो, और आप पे आपका उन एम्प्लॉइज पे कंट्रोल है, आपके कंट्रोल में सर्विस दे रहे हैं वो लोग, ठीक है, तो उस केस में 183 डे से ज्यादा का सर्विस है तो वो पी बन जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो एक काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, अपन ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद अगला जो है पैरा, अभी तक पीई चल रहा है, ठीक है, तो पीई में इसका अभी तक पैरा नंबर 4 है। 4 बात करेगा कि कौन कौन सी चीज़ें पीई में नहीं आती है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो पीई में नहीं आती है, तो पीई में क्या क्या नहीं आता है वो देखेंगे। उसके बाद तुम्हारा जो पैरा नंबर क्या बोलते हैं 4 के बाद 5 जो रहेगा वो आपकी बात करेगा, दैट इज द एजेंसी पी। क्या इंडिया में अगर एजेंट रख लिया और एजेंट आपके लिए हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है तो क्या वो भी पी बनेगा, यानी एजेंसी पी की बात करेगा। तो 5 जो पैरा है वो एजेंसी पी की बात करेगा, उसमें भी डिपेंडेंट एजेंट और इंडिपेंडेंट एजेंट की बात होगी, और उसके बाद ये आर्टिकल कंप्लीट होगा करके, ठीक है। चलो सो आगे बढ़ते हैं, पहले आप ब्रेक ले लो और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें करके, ऐसा कोई भारी भारी करके, ठीक है। चलो डन, ब्रेक लेते हैं।